Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. बच्चों, वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। तो बच्चों, वर्क डन होता क्या है? जब भी कोई हम लोग अपनी तरफ से मेहनत का काम करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, वर्क को हिंदी में काम कहते ही हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, वर्क डन हो रहा है। बट फिजिक्स में क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स। जैसे एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है और उसे किसी फोर्स से हम लोग पुश कर रहे हैं। तो अगर ये ब्लॉक चल जाता है तो वर्क इज सेड टू बी डन। अगर ये ब्लॉक नहीं चल पाता है, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, देन वर्क इज नॉट सेड टू बी डन। देन द वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी मतलब क्या हुआ? वर्क डन इज जीरो। ठीक है, तो ये चीज आप पहले जूनियर क्लासेस से भी जानते ही होंगे। बहुत सिंपल बात है कि अगर हम लोग बॉडी को मूव नहीं करा पाए तो फिर कोई वर्क नहीं हो, भले ही हम कितना भी थक गए हों। नो मैटर हाउ मच टायर्ड डू वी गेट। अब जैसे कुछ मैंने यहाँ पे चित्रकारी ली है। अब ये आदमी है, ये कार को पुश करने की कोशिश कर रहा है। एक आदमी कार को अकेले पुश कर सकता है? बताइए। हाँ, कर सकता है ना? एक आदमी, अगर कार बढ़िया है, नई है और बहुत ज्यादा भारी नहीं है, आदमी भी ठीक ठाक स्ट्रांग है, पहियों के बीच में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं है, अच्छी ग्रीजिंग वगैरह सब कुछ हुई है, तो एक आदमी पुश कर सकता है। तो यहां पे वर्क इज डन। ठीक है, यहां पे वर्क इज डन। लेकिन एक आदमी अगर ट्रक को पुश करने की कोशिश कर रहा है तो मेरी समझ में कोई एक आदमी अकेले ट्रक को पुश नहीं कर पाएगा, तो यहां पे वर्क इज नॉट डन। फिर भी लेकिन अगर खली टाइप आदमी हो, बहुत ही ज्यादा सुपर स्ट्रांग हो, हल्क हो, तो वो धक्का अगर दे देगा तो शायद ट्रक चल भी जाए। बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मेरे जैसा मरियल आदमी होगा तो ट्रक को धक्का देगा तो ट्रक नहीं चलेगा। फिर आ जाती है, अच्छा चलो ट्रक शायद चल भी सकता है, लेकिन पक्का है कि दीवार नहीं चलेगी। कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन वॉल को पुश कर रहा है तो पक्का है कि वॉल नहीं चलेगी। ट्रक जहां तक है कि नहीं चलेगा, और कार तो पक्का चलेगी। तो वर्क इज डन, वर्क इज नॉट डन और वर्क इज नॉट डन। तो अगर हम लोगों ने समझ लिया कि वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स F ये है, और डिस्प्लेसमेंट क्या ले रहे हैं हम लोग? सिंबल S ले रहे हैं। जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा था ना बहुत पहले, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो वहां पे S को हम लोग क्या करते थे? डिस्प्लेसमेंट मानते थे। ऐसा हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, इक्वेशंस ऑफ मोशंस में। और इक्वेशंस ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन होती थी। V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, है ना? तो उसी S में भी कैपिटल S जो था, वहां पे भी हम उसे डिस्प्लेसमेंट ही मान रहे थे। तो वही नोटेशन हम लोगों ने यहां पे भी यूज किया है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये क्रॉस नहीं लिखते हैं। फॉर्मूले का टाइम हम लोग F डॉट S लिखते हैं। इसका रीजन अब थोड़ी ही देर में मैं बता दूंगा। F डॉट S डॉट क्यों लेते हैं, क्रॉस क्यों नहीं लेते हैं। अभी फिलहाल आप जान लीजिए, वर्क इज कैसा? स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और हम लोग पहले से जानते हैं कि फोर्स जो होती है
वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन वर्क डन स्केलर है, इसीलिए वर्क पे हम लोग एरो नहीं लगा रहे। ठीक है, तो अब क्या किया, इस फोर्स ने इसको धक्का दिया और धक्का हमारा कामयाब हुआ और ये चलते चलते यहां आ गया। ये डॉटेड मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है और ये कैसी है, फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन से ये फाइनल पोजीशन में आ गया। हमारी फोर्स जो है सफल रही, फोर्स ने एस डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया। तो अब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब देखो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन ये है, तो इस बात को हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अभी आगे ऐसा भी केस आ जाएगा कि फोर्स हम लोग किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट किसी अलग ही डायरेक्शन में हुआ जा रहा है, ऐसा भी होगा। तो अब यहाँ पर जो अपना फॉर्मूला है उसमें W वर्क है, फोर्स F है, डिस्प्लेसमेंट S है। वर्क डन की यूनिट आप लोग बताइए जूल। ओके, फोर्स की न्यूटन है ना, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, डिस्प्लेसमेंट की मीटर। अगर सिंबल में लिखना चाहे तो कैपिटल J, कैपिटल N और मीटर M। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा जूल और न्यूटन क्या है, साइंटिस्ट के नाम है, इसीलिए जब जूल और न्यूटन को हम लोग यूनिट के रूप में लिखते हैं तो J स्मॉल बनाते हैं, N स्मॉल बनाते हैं, लेकिन जब हम सबका शॉर्ट फॉर्म लेते हैं तो J बड़ा बनाते हैं और न्यूटन बड़ा बनाते हैं। ये सब आप लोग पहले जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं आता है तो कमेंट्स में बताइए। अब बात आ जाती है कि हम लोग भाई ये जो बॉडी है इंक्लाइंड प्लेन में चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्स हम हॉरिजॉन्टली ही लगा रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने में ये बॉडी जो है ऊपर चढ़ जाएगी, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, एक ये केस है। तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट एस प्रोड्यूस्ड आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, देखो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and this is the direction of displacement. Then to calculate work we apply one of the two techniques, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। ठीक है, ये दोनों टेक्निक्स में क्या कंडीशन है, और कंडीशन है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो पहला वाला करके देखते हैं। देखो ये अपना जो एक तरीके से इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो अब अगर हम लोग अपनी पुरानी डेफिनेशन में जाए तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है ना। तो मैं पूरा पूरा लिख दे रहा हूं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो यार देखो साइन थीटा क्या होता है और कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है। अगर हम लोग अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमें अगर ये दिया है, ये दिया हुआ है हमें कितना, एस दिया है, और हमें बेस कैलकुलेट करना चाहिए। क्यों बेस कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लें इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लेंगे, तो यानी कि बेस की डायरेक्शन में आ जाए, तो क्यों ना हम लोग बेस को ही कैलकुलेट कर लें। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जहां बेस का जिक्र हो और हाइपोटेन्यूज का जिक्र हो। बेस और हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे है। कॉस थीटा में बेस और हाइपोटेन्यूज का जिक्र है। तो अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, बेस इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा।
तो चुपचाप हम लोग बेस को लिख सकते हैं s cos थीटा। बस ये साइन कॉस करने की अब जरूरत है नहीं। क्यों कॉस आया वो मैंने आपको समझा दिया। यानी कि अगर हम लोग इसे s लिख रहे हैं तो अब ये हाइपोटेन्यूज बेस भी समझने की जरूरत नहीं है, इनको भी हटा दीजिए, ये तो आप देख ही चुके हैं। तो अगर ये s है तो ये हो जाएगा s cos थीटा। बस तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगी और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में अगर लिया तो वो कंपोनेंट आ गया s cos थीटा। अगर इस डायरेक्शन में लेते तो कंपोनेंट आ जाता s sin थीटा। तो बस अब यहां पे वर्क डन निकालने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। F मल्टीप्लाइड बाई कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स s cos थीटा। तो जो हम लोगों ने अपना जो स्पेसिफिक फॉर्मूला देखा था कि भाई यहां पे ऐसे फोर्स लग रही है और ऐसे डिस्प्लेसमेंट s हुआ जा रहा है, वहां पर फोर्स और s सेम डायरेक्शन में थे, यहां फोर्स और s डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो यहां पे सिर्फ F इंटू s से वर्क डन आ गया था, यहां पे वर्क डन Fs cos थीटा आ गया। ठीक, तो फर्स्ट जो मेथड है हम लोगों ने अप्लाई करके देख लिया। अब आगे जब आप बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो इतना ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। F इज इक्वल टू Fs cos थीटा। अब देखो उल्टा भी हम कंफर्म कर सकते हैं, यहां पे F और S में एंगल कितना है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अरे भाई सेम डायरेक्शन में है तो एंगल दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, 0 डिग्री एंगल है। तो अब देखो ऐसे केस में अगर मान लीजिए हम लोग cos 0 डिग्री लिखे भी तो F S cos 0 डिग्री, तो F मल्टीप्लाइड बाई S मल्टीप्लाइड बाई cos 0 कितना होता है 1। तो वर्क डन इज इक्वल टू Fs जो हम लोगों ने डायरेक्टली कर दिया था यहां पर, वो इस फॉर्मूले से रिकन्फर्म हो गया। सही है ना। तो फिर से कुछ वैसा ही केस है, हम लोग अब दूसरे वाले मेथड में जा रहे हैं। पिछली बार क्या किया था हम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट को ही फोर्स के डायरेक्शन में कर दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कर देंगे। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये करने वाले हैं हम लोग। तो अब इस केस में क्या होगा, देखो यार ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, इसको मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और बेस और हाइपोटेन्यूज में कॉस का लेना देना होता है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये कितना होगा, F cos थीटा होगा। बस द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज F cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट कहां था, यही S था। तो अब हम लोग S में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, F में ही चेंज कर रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, फोर्स में ही चेंज कर दे रहे हैं। तो फिर से क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई S। तो फिर से वही बन जाएगा यार, Fs cos थीटा, कोई नई चीज नहीं है। पिछली बार भी फॉर्मूला हमारा Fs cos थीटा आया, इस बार भी हमारा फॉर्मूला Fs cos थीटा आया। और ऐसा होना भी चाहिए कि हम मेथडोलॉजी कोई भी यूज करें लेकिन फॉर्मूला हमारा सेम आना चाहिए। अब ये दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपकी बुक में है। अब मैं एक तीसरी चीज लेके आऊंगा जो आपकी बुक में नहीं है, और वो भी आप देखिएगा कि बहुत अच्छे से आप अप्लाई कर लेंगे। अब यहां पर देखिए ये आंटी क्या कर रही हैं, सूटकेस को ले जा रही हो, जैसे एयरपोर्ट में करते हैं लोग, है ना, ट्रॉली वाला बैग, रेलवे स्टेशन में भी करते हैं। तो इसी चीज को हम लोग मतलब मान लीजिए इसमें पहिए नहीं होते तब क्या होता है ना। तो इसमें खड़े होने की वजह से पर्सन जो है फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन ये जो है ये थीटा।
है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मतलब बस सेम चीज जो हम लोग सीख चुके हैं उसी चीज को आराम से अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। थोड़ी देर में ये ब्लॉक चलते चलते यहां पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, हम लोग क्या टेक्निक लगा सकते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल कौन सी डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट की है, तो हम फोर्स का ही कंपोनेंट ले लें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जैसा हम लोगों ने सीखा था। तो ये F होगा और ये जो नया फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा वो हो जाएगा F cos थीटा। तो बस फिर वही बात है, W इज इक्वल टू F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई S। आंटी को भगा दे यहां से। W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, बस बन गया अपना फॉर्मूला, है ना। तो ये टेक्निक आप हमेशा यूज कर सकते हैं और कुछ आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, आएगा यही हमेशा, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। तो अब आप ये फॉर्मूला अगर रट भी लेते हैं तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, और समझना तो हम लोगों ने सीख ही लिया है। तो अब हम लोगों ने तीसरी चीज ऐड कर ली बच्चों, यहां पे वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड F, पहले से जानते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F पहले से जानते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट S हम पहले से जानते थे, लेकिन तीसरी चीज क्या है, कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन F एंड S की डायरेक्शंस। तो देखो फोर्स F की डायरेक्शन ये थी, F अपना ये था ना लाल वाला, और डिस्प्लेसमेंट अपना S ये था लाल वाला। अब इसको मतलब ऊपर उठा के यहां अगर पहुंचा दो तो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और इस F के डायरेक्शन में बीच में एंगल क्या है, थीटा है। तो इस थीटा का हमें कोसाइन भी लेना पड़ेगा। अब एग्जाम में क्या है, अगर मान लीजिए कहता है स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच वर्क डन डिपेंड्स, तो आप F और S लिखाना। स्टेट 3 फैक्टर्स बोले तो आप F और S और थीटा लिखाना। अगर वो 2 या 3 कुछ ना बोले, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच वर्क डन डिपेंड्स, तो आप सेफ खेलिए और तीनों ही लिखकर आइएगा।